प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक बैंक कर्मचारी की मासिक आय जो है 40,000 रुपये है, ठीक है। मतलब वो हर महीने 40,000 रुपये कमाता है और वो जो है सामान्य भविष्य निधि में 42,000 रुपये वार्षिक जमा करते हैं, यानी कि एक साल में 42,000 रुपये जमा किया है। LIC में वो जमा करता है 6,000 रुपये अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीने में 6,000 रुपये जमा करता है, अर्धवार्षिक है, ठीक है। मतलब आधा आधे साल में जमा करते हैं, यानी कि साल में 2 बार जमा करेगा, ठीक है। और इसमें बोला है कि प्रथम 11 माह के लिए 1600 रुपये प्रति माह आयकर देता है, ठीक है। मतलब वो हर महीने पता नहीं कितना देता हो, बस ये बोल दिया कि 11 महीने के लिए वो जो है 1600 रुपये वो जमा कर चुका है आयकर, लास्ट 1 महीना उसको जमा करना और बाकी वही पता करना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, हल तो यहीं से शुरू हो गया है। बस अब हमें इसको जो है कुल कितना रुपये वो जमा करते हैं उसको देखते हैं, फिर उसको घटा लेते हैं, ठीक है। तो जो है कर्मचारी की पहले वार्षिक आय निकाल लेते हैं, ठीक है। ये तो मासिक आय है, ठीक है। तो कर्मचारी की वार्षिक आय निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स जो है वार्षिक में लगता है एक साल के में, कि वार्षिक आय कितना हो जाएगा। वो 40,000 एक महीने में कमा रहा है, 40,000 रुपये एक महीने में, तो 12 महीने में कितना कमाएगा, तो 12 से गुना कर दो। तो 1 2 3 4 शून्य है, 4 शून्य लगा दो, 2 3 4, और 12 को 4 से गुना कर दो, 12 का 12, 12 24, 12 33, 12 चौक 48। इस तरह वो जो है 4,80,000 रुपये वो जो कमा रहा है एक साल का, ठीक है। अब इसके जो है खर्चे देख लेते हैं, खर्चे या जमा राशि, ठीक है। जमा राशि देखते हैं कितना रुपये वो जमा करता है। तो जो है 42,000 रुपये तो भविष्य निधि में, ठीक है, भविष्य निधि में वो जमा कर रहा है 42,000 रुपये। LIC में भी जमा कर रहा है, LIC में कितना जमा करता है वो 6,000 रुपये, अर्धवार्षिक है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक है 6,000 रुपये, तो एक साल में कितना होगा, तो 2 से गुना कर दो, तो हो जाएगा 6 दूनी 12,000 रुपये। तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है, इसको गुना करके बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तब उसको बोलेंगे कुल बचत, कुल कितना रुपये वो जो है बचत कर रहा है अपने कमाई का, ठीक है। तो देखिए 42 में 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 जीरो दोनों में है, 3 जीरो डाल देते हैं, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो जो है 54,000 रुपये वो कुल बचत कर रहा है, ठीक है। 54,000 रुपये कुल बचत कर रहा है। तो ये जो बचत है वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो जो उसका वार्षिक इनकम है, वार्षिक जो कमाई है उसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो अतः दे आयकर, कितने रुपये में वो आयकर देगा, ठीक है, या दे आयकर नहीं कहेंगे, अतः आयकर योग्य राशि, अतः आयकर योग्य राशि, ठीक है। अभी इसमें टैक्स नहीं देना है। तो वो जो है 4,80,000 रुपये कमाता है, उसमें से ये जो है 1 2 3 54,000 रुपये का उसका जो है बचत में निकल जाता है, तो इसको घटा देंगे। इसको तो ऐसे घटाना चाहिए, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, बच्चों जैसे हो जाएगा, ठीक है। ये इधर ऋण का चिन्ह डाल के ऐसे 54,000 लिख देना है। चलिए इसको घटाएंगे, 3 जीरो घटाएंगे तो वही जाएगा, ठीक है। चौथा जीरो है, इसमें से 4 घटाएंगे तो 10 मान लो, 10 में 4 घटाएंगे तो 6, ये 7 हो गया, 7 में 5 घटाएंगे तो 2, ये 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से जो है वो उसको टैक्स देना पड़ेगा, इसमें का टैक्स देना पड़ेगा कितने परसेंट, 10%, ठीक है। क्योंकि बोला है 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर 10% लगता है, तो ये 2.5 लाख और 5 लाख के अंदर ही है, तो इसका जो है इसका 10% टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स लगने के पहले सरकार और छूट दिया रहता है, इसमें इतने रुपये तक का टैक्स नहीं देना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो यह इस प्रश्न में बता दिया है 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अतः देय आयकर मैंने जितना देने वाला है उसको हम यहाँ पर घटा लेते हैं। तो इसमें 2.5 लाख तक का छूट दे रहा है, तो 2,26,000 को लिख लो, इसमें से 2,50,000 को घटा देते हैं, क्योंकि इतने का जो है टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर का जो है टैक्स लगेगा, ऊपर का कितना 10% टैक्स लगेगा, ठीक है। पेन थोड़ा सा फीका चल रहा है। ये हो गया, तो इधर बाकी इधर लिख लेते हैं, तो इसको घटाते हैं। चलिए तो देखिए 3 जीरो का 3 जीरो रहेगा ही, और चौथा जीरो तो 6 में हो रहेगा, 6 में जीरो घटाएंगे तो, अब 2 में 5 घटा रहे हैं तो नहीं घटेगा, तो इसको 12 मान लो, 12 में 5 घटाएंगे तो 7, और ये 3 में 2 घटाएंगे तो 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दे आयकर जो है 1,76,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। 1,76,000 का 10% लिखा है हमने, ठीक है। मतलब इसमें से 10% टैक्स लगेगा, तो 10 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग कर देने हैं, 10% निकाल रहे हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कर लिया, कितना मिल रहा है हमें 1,76,000, अब 1 लाख नहीं होगा, ये 17,600 रुपये हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें जो है यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, शिक्षा उपकर भी लगाना पड़ता है, ठीक है, शिक्षा उपकर। आप प्रश्न देख लिए होंगे स्क्रीन में, या प्रश्न देखकर ही आए होंगे उसको हल करने के लिए। तो शिक्षा उपकर हो जाए 3% लगा रहा है, तो उसको इसमें देय आयकर में, देय आयकर का 3%, ठीक है, देय आयकर का 3% लगा रहा है ये शिक्षा उपकर। तो कितना आयकर है देखिए, 17,600 रुपये जो है उसको आयकर देना पड़ रहा है, उसी में 3% का टैक्स फी लग रहा है। तो 2 जीरो कट गया, क्या मिला हमें, 176 गुना 3, इसका गुना करते हैं 3 से, तो 3 छक्का 18 का 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22 का 2 हासिल 2, और 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो शिक्षा उपकर जो है उसको 828 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं कुल कितना टैक्स पड़ रहा है उसको। अतः कुल देय आयकर, तो जो आदमी जो है 17,000 तो दे रहा है, अलग से टैक्स है 17,600 रुपया। अब ये शिक्षा टैक्स अभी और देगा 828 रुपये। ठीक है, जोड़ते हैं, चलिए ये 28 का 28 ही रहेगा, 2 जीरो से जोड़ेंगे तो 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 6 6 12 13 14 का 4 हासिल 1, तो ये हो जाएगा 8, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो कुल उसको जो है 18,428 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ गलती किया हूँ, बहुत छोटा सा गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या किया, मैं इसको गुना कर रहा था तो 528 लिख दिया हूँ। ये जो है आप लोग देखे भी होंगे, 528 से देखिए 6 3 18 का 8 हासिल 1, और 3 7 21, 21 में जोड़ेंगे तो 22, 22 का 2 हासिल 2, और 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ भी 528 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो जोड़ते हैं तो 28 का 28, ये 6 5 11 का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना ठीक है, तो ये रहा उसका आंसर, ये वाला एक आंसर है। अगर शिक्षा के बारे में पूछता है तो ये भी है, लेकिन एक और पूछा है अंतिम माह का आयकर कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो आदमी जो है 11 महीने तक का जमा कर लिया है। ठीक है, तो 11 माह का आयकर चेक कर लेते हैं। 11 माह का आयकर, हर महीने इतने 1600 रुपये जमा कर रहे हैं, तो 11 महीने में कितना जमा हुआ होगा, तो देखिए इसको 11 से गुना कर लेते हैं, पता चल जाएगा 11 महीने तक कितना जमा किया है। तो 0 0 11 6 6 7 का 6 हासिल 6, 11 कम 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, तो इतना रुपये तक वो तो जमा कर चुका है 11 महीने तक। ठीक है, अतः बाकी वाला देखते हैं, बाकी आयकर कितना है, या फिर अंतिम माह का आयकर भी बोल सकते हैं। तो ये 18,000 में इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना बचा हुआ है। तो 18,128, उसमें इसको घटा दीजिए 17,600 रुपये। तो 8 का 8, 2 का 2, ये 11 में 6 घटाएंगे तो 5, 7 का 0 0, बस इतना है। ठीक है, तो बाकी आयकर कितने हैं, 828 रुपये। ठीक है, सॉरी 528 रुपये। ठीक, 528 इसका शिक्षा का उपकर भी था उतना ही, ये भी उतना ही है। ठीक है, तो लिख लेना अंतिम, यही जो बाकी आयकर लिख रहा हूँ वही है अंतिम माह का, अंतिम माह का आयकर यही है। ठीक है, अंतिम माह का आयकर ये आंसर है, एक आंसर ये वाला है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही सरल है। और वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे आप लोग तो सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं और भी बाकी प्रश्नों के साथ।